Good morning, my class 8, my dear students. We are going to start new chapter of history. That is chapter number 2 from trade to territory. The company establishes power. In the previous chapter, we only learn about some type of important things because the whole chapter is not so important. Uh, I only revise for your PD test 1. So, this is the a chapter which is very important to you, and after that all chapters also being important is also seen that only one or two chapter is also so boring and they are not to be evaluated in exams. तो ये चैप्टर सेकंड आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर एक चीज़ आपको अच्छे से पढ़नी है। पहले तो एक सारी चीज़ आप ये समझ लें, वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने वर्क नहीं किया है किसी भी तरीके से अब तक, जैसे उन्होंने नहीं किया है, तो अब वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अपने सारे वर्क्स को, अपना रिटन वर्क कंप्लीट करें। जो छोटे छोटे नोट्स होते हैं जो मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, उनको लिखें, उनको करें, तो वो उनके लिए सबसे अच्छा प्रॉफिट ये रहेगा कि वो दोबारा से उन चीज़ों को कर रहे हैं। और जिन बच्चों का वर्क डन है वो तो रिवीजन कर ही रहे हैं अच्छे से। ओके, एंड वन मोर थिंग, पेपर जो होगा आपका पेपर, तो उसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, आपके मैच द फॉलोइंग आएंगे। ओके, वन वर्ड वाले कुछ आंसर देने होंगे आपको, फर्स्ट टाइप, सू टाइप, थर्ड टाइप, और फोर्थ टाइप मतलब इन ए लाइन, इन ए लाइन और सेंटेंस। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके PD1 में। अच्छा, एक चीज़ ध्यान ये रखें, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे मैच ऑफ द फॉलोइंग हो, या वन वर्ड हो, ये सब चैप्टर के अंदर से जो भी चीज़ है उनमें से ही आएगा। और जो चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज दी होती हैं आप उनको पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ से भी तो उसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना बुक के अंदर से। जो लास्ट में दिया होता है वो अंदर से तो दिया होता है ना अच्छे से। तो मेरी कोशिश ये है आप अंदर से अच्छे से पढ़ें। अंदर सेंस, जैसे यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कुछ डेट्स होती हैं, पर्सन के नेम होते हैं, कुछ इंसिडेंट होता है, कोई बैटल होता है, किसी रूलर का कोई इम्पोर्टेंट वर्क होता है, वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वही तो आपको लिखनी होती हैं, वही पूछी भी जाती हैं, उस तरीके से आपको करना है। आप इस बात का प्लीज़ ध्यान रखें अच्छे से। और मैं अंडरलाइन कर करके आपको वैसे भी समझा रहा होता हूँ, एक्सप्लेन भी कर रहा होता हूँ, और आपको बताता भी चलता हूँ कि देखिए यहाँ से क्वेश्चन रेज होता है और ये उसका आंसर है। वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। और मैं कोशिश करूँगा जिन बच्चों ने वर्क डन नहीं किया है तो काइंडली वो अब कर लें, उनको मैं इतना छूट तो दे ही रहा हूँ एटलीस्ट। आप अच्छे से अब पढ़ लीजिए, अब तक जो आपने लॉस किया उसको भूल जाइए, अब दोबारा से अच्छे से पढ़िए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर। अगर मुगल रूलर की बात करें, मुगल डायनेस्टी की बात करें, तो औरंगजेब सबसे पावरफुल लीडर था और वो लास्ट था। उसके बाद कोई भी ना पावरफुल नहीं रहा। तो ये क्वेश्चन की तरह यहाँ से क्वेश्चन रेज होता है, हु वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर, तो आप औरंगजेब उसका आंसर लिख सकते हैं। इजी है ना? ऐसे ही मैच द फॉलोइंग करके भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स करके भी आ सकता है, इजी है। यही चीज़ आपको नोट्स की तरह प्रिपेयर करके अपने नोटबुक में लिखनी भी होती है। इसमें लिखा है इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज़ नोन एज इंडिया। पूरे इंडिया पे उसका अपना एक राज था, कंट्रोल था, इस्टेब्लिश किया था उसने। आफ्टर इज डेथ इन 1707, उसकी डेथ कब हुई थी? 1707 में। ये है, ये इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं अच्छे अच्छे। तो उसमें बहुत सारे जो मुगल गवर्नर थे, सूबेदार थे, बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया रीजनल किंगडम में। जैसे बंगाल में आप अलग पढ़ेंगे, लखनऊ में अलग पढ़ेंगे, नीचे हैदराबाद में अलग पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे रूलर थे। उन्होंने मुगल एम्पायर से छूट अलग हट के अपना रीजनल अथॉरिटी इस्टेब्लिश की। As powerful regional kingdom emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. अब रीजनल किंगडम जो हैं वो इतने पावरफुल हो गए बहुत पार्ट्स में इंडिया के, तो दिल्ली तो सेंट्रल पावर थी ना, पूरा ऑल इंडिया को कवर कर लेती थी, तो अब दिल्ली वो इफ़ेक्टिव सेंटर नहीं रहा कि वहाँ से चीज़ें चलती हो। पहले दिल्ली में बड़े बड़े शासक बैठे होते थे, वही फैसले लेते थे, अब वो ऐसा नहीं रहा। तो ये छोटा सा प्लॉट है सिर्फ समझने के लिए कि जब ब्रिटिश
जब पावरफुल नहीं रहे तो ब्रिटिश के लिए आसान था कि वो यहाँ पे अपनी चीज़ों को फैलाए। आप उसमें देखेंगे बाय द सेकेंड हाफ सेंचुरी ऑफ 18th सेंचुरी, तो 1750 के लगभग की बात हो रही है, उसके आसपास और उसके पीछे का टाइम। ए न्यू पावर वाज इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन, एक नई पावर पूरे इंडिया रीजन पे इमर्ज हो रही थी, वो थे द ब्रिटिश। ओके, अब ये पूरा चैप्टर आपको बताएंगे हम कि उन्होंने कैसे एक्वायर किया इंडिया में बहुत सारी चीज़ों को और कैसे वो एक बड़े मास्टर बन गए इस पूरे एम्पायर के। ये फिगर बहादुर शाह जफर को दिखाता है, ये ब्रिटिश हैं आप देख सकते हैं, और ये कुछ उनके बेटे हैं आप देख सकते हैं, पीछे ब्रिटिश सोल्जर्स खड़े हैं। इसमें इस पेंटिंग में दिखाया है कि बहादुर शाह जफर हैं और उनके बेटे को अरेस्ट किया गया है, कैप्टन हडसन उस टाइम कैप्टन था ब्रिटिश आर्मी का। तो वो दिखा रहे हैं कि देखो तुम कमज़ोर पड़ गए हो, अब हम तुमको नहीं छोड़ने वाले, ये पेंटिंग दिखाती है। तो उसमें दिखाया है कि औरंगजेब के बाद कोई पावरफुल रूलर तो नहीं रहा, बट सिंबलिकली इम्पोर्टेंट था। सिंबलिकली मतलब कि हाँ, पता चलता रहा कि मुग़ल एम्पायर अभी तक ज़िंदा है और लोग जो हैं उसमें अभी भी शासक बन रहे हैं। और जब रिबिलियन हुआ ब्रिटिश के खिलाफ 1857 में, तो बहादुर शाह जफर जो मुग़ल एम्पायर थे उस टाइम, वो ऑटोमेटिकली लोगों ने उन्हें लीडर मान लिया कि हम वो हमारे राजा हैं इंडिया हिंदुस्तान के। उस टाइम हिंदुस्तान कहा करते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जब कंपनी ने ये रिवोल्ट को डाउन कर दिया, मतलब रिवोल्ट को उन्होंने दबा दिया, तो बहादुर शाह जफर को ज़बरदस्ती उनके बेटों के साथ और उनसे राजपाट छीन लिया गया और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था, जहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी। ओके, ये रूट्स हैं, ब्रिटिश आइलैंड ये है, और यहाँ से इतना घूम घूम के यहाँ पे ये इंडिया में आए थे, और यहाँ इस पूरे इलाके में ब्रिटिश का कब्जा था। आप पढ़ेंगे लेटर ऑन नेक्स्ट क्लासेस में कि यहाँ पे स्वेज कैनाल बन जाने की वजह से इस पूरे यूरोप के लोग यहाँ से होते हुए सीधे इंडिया पहुँचने लगे। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है ना, ये 7000 किलोमीटर के लगभग का डिस्टेंस जो है उन्होंने कवर करना छोड़ दिया, क्योंकि ये इजी स्वेज कैनाल यहाँ से बन चुकी। तो यहाँ ये मेडिटेरियन सी है और इधर गल्फ ऑफ अरेबिया है, वो उसको जोड़ते हुए अरेबियन सी को यहाँ तक इंडिया तक पहुँचता है। ठीक है, तो ये लेकिन जो फर्स्ट रूट है बेटा वो आपका यही वाला है, ठीक, सेंट हेलेना, और ये केप ऑफ गुड होप जो कि एक रास्ते का नाम है, साउथ अफ्रीका नीचे से होके आता है, सीधा यहाँ तक आता है। तो इस तरह से वो आया करते थे। अब हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। देखिए ज़रा देखें तो, इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड ए चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है कि किस ईयर में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला और किससे मिला, दोनों ही क्वेश्चन। 1600 में मिला था, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी जो इंग्लैंड की, उनसे मिला। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ग्रांट किया, इजाज़त दी कि द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, कि आप जाइए ईस्ट मतलब जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं यहाँ पे जाके आप व्यापार कर सकते हैं यहाँ से। दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये ग्रांट ले लिया, तो इसका मतलब था कि कोई अदर फिर ट्रेड नहीं करेगा, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। With this charter, the company could venture across the ocean looking for a new land from which it could buy goods at cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices. अब उन्हें एक ऐसी ज़मीन तलाशनी थी कि वो अपना अच्छा व्यापार करें, सस्ता माल मिले, और यहाँ से उनको लेने के बाद वो यूरोप में वापस जाएं, बेचें और अच्छा मुनाफा कमाएं। वो अब आप सोच रहे होंगे कि रानी को क्या मिलेगा। भाई अगर आप अपने इंग्लैंड में आके वो सस्ता माल बेचेंगे और यहाँ पे लोग खरीदेंगे, यूरोप में फ़ायदा होगा, तो उसका हिस्सा तो कंट्री को भी जाता है ना, प्रॉफिट तो। ओके, एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी थी कुछ नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी बेटा एक 8 मेंबर्स का ग्रुप था। आप ध्यान रखें इस बात को, ये आपकी नॉलेज के लिए है। और उन्होंने 8 मेंबर्स जो थे मेन थे, और फिर उन्होंने अपने साथ सेलर्स को और इस तरह के लोगों को ऐड करते गए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि उन्होंने पॉलिटिकल पावर और आर्मी पावर भी इस्टेब्लिश। ओके, अब जैसे ये नया वर्ड आया मर्सेंटाइल,
तो ये इम्पोर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग की तरह भी से भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह से भी आ सकता है, मतलब इसका भी समझाएंगे हम आपको। लेकिन आप ध्यान रखें कि आपको बुक्स पढ़ने का तरीका क्या हो आपका, और क्वेश्चन आंसर्स को लिखने का और उनको नोट डाउन करने का तरीका क्या हो आपका। हम हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करते चले जाते हैं। द कंपनी डिड नॉट हैव टू कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी। पहली बात तो अदर किसी से कंपटीशन था नहीं। मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन। और उस टाइम जो मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी वो अपने सारे प्रॉफिट जो है कंपटीशन के जरिए कमाती थी। कंपटीशन तगड़ा था इसका मतलब, जिससे कि वो चीप और सेल मतलब अच्छे सस्ता खरीद सकें और अच्छे से बेच सकें। अब मर्सेंटाइल क्या होता है, एक बिजनेस इंटरप्राइज होता है, एक तरह से एक कंपनी की तरह मान लीजिए आप, एक सिस्टम की तरह मान लीजिए, दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरी थ्रू ट्रेड बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम इन हायर प्राइस। कि वो ना हर तरह का व्यापार करते हैं, गुड्स खरीदते हैं सस्ते में चीप और हायर रेट में बेचते हैं, तो उसको मर्सेंटाइल बोलते हैं। एक ऐसी बिजनेस इंटरप्राइज जो सस्ते दामों पर खरीदती है और ऊंचे दामों में बेच के प्रॉफिट कमाती है, उसको मर्सेंटाइल यूज़ किया है। ओके। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट द यूरोपिक पावर फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। हाँ, लेकिन रॉयल चार्टर जो था वो इंग्लैंड से था। इसका मतलब ये नहीं था कि यूरोप की जो और कंट्री हैं, स्पेन, पुर्तगीज, फ्रेंच, जर्मनी, इटली, ये सब व्यापार नहीं कर सकते हैं। डेनमार्क, हॉलैंड, जिसे नीदरलैंड भी बोलते हैं, उनको थोड़ी रोक सकते थे आप। तो ये सारी भी चीज़ें थी। तो फर्स्ट टाइम जब इंग्लिश शिप सेल्ड हुए वेस्ट कोस्ट अफ्रीका होते हुए राउंड द केप ऑफ गुड होप, इस रास्ते से होते हुए गए, एंड क्रॉस द इंडियन ओशियन सी, और नॉन इंडियन ओशियन सी को क्रॉस किया। लेकिन एक्चुअली था क्या, एक चीज़ और ध्यान देंगे आप, पुर्तगीज ऑलरेडी स्टैब्लिश देयर प्रेजेंट द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। पुर्तगीज सबसे पहले पर्सन थे जो इंडिया में वेस्ट कोस्ट यानी कालीकट केरला की तरफ आए थे, एंड हेयर हैड देयर बेस इन गोवा। और पुर्तगीज लोगों का बेस जो था, जो सबसे ज़्यादा लोग इंडिया की आज़ादी के बाद भी सबसे ज़्यादा लोग रहे, वो गोवा में रहे। गोवा जो है पुर्तगीज लोगों ने अपने कॉलोनी की तरह यूज़ किया, ठीक है। उनका ट्रेड, उनके सारे फंक्शंस वहीं से रन होते थे। इनफैक्ट इट वाज वास्को डिगामा, ए पुर्तगीज एक्सप्लोरर हु हैड डिस्कवर्ड द सी रूट इन इंडिया 1498। तो ये चीज़ आपके यहाँ से समझने वाली है, लिखने वाली है, क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है कि हु वाज द पर्सन हु रीच्ड इंडिया बाय सी रूट। वास्को डी गामा वाज द पर्सन, एंड हु ही वाज अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर। एक पुर्तगाल का एक जहाजी यात्री था, घूमने मतलब वो समुद्री यात्राएं किया करता था, खोज किया करता था, और वो 1498 में इंडिया आया था। By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of Indian trade in off-season. अब डच की बात करें, डच कौन से लोग हैं, डच वही हैं हॉलैंड और नीदरलैंड वाले, वो भी एक्सप्लोर करते हुए ट्रेड के लिए इंडियन ओशन में आ गए, और उसके बाद फ्रेंच भी आ गए वहाँ पे। ये सब इंडिया की कहानी हो रही है। तो अब ये सब आने के बाद देखिए हुआ क्या होगा। यहाँ एक बेसिक प्लॉट मैं आपको समझाता हूँ, इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि सारी कंपनी इंटरेस्ट थी कि एक ही चीज़ खरीदेंगी, लेकिन खरीदने वाले कई सारे यूरोपियन है। फाइन क्वालिटी कॉटन चाहिए, सिल्क जो इंडिया में प्रोड्यूस होता था, वो बिग मार्केट थी यूरोप में उस टाइम इंडिया का। आज जैसे लोकल वोकल की बात होती है ना, मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, और हम ज़्यादातर इम्पोर्टेड कपड़े पहनते हैं, विदेशी ब्रांड। हमारा उस टाइम कॉटन और सिल्क जो था पूरी दुनिया में फेमस था, ठीक है। पेपर, क्लोव्स, ये मसालों के नाम हैं, ये सब बहुत डिमांड थी वहाँ पे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, तो दाम भी बढ़ रहे थे, लेकिन हर किसी को प्रॉफिट भी तो चाहिए था, ये भी तो अर्न करना था प्रॉफिट इन कंपनियों को। तो इन सब की पूरी एक कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। और वो कंपनी जो है 17वीं सेंचुरी में देखते हैं कि एक दूसरे को जहाज़ को डुबोना, लड़ाई होना, रास्तों को ब्लॉक करना, ये सब इस तरह की कहानियाँ जो हैं बनने लगी ताकि मूवमेंट को रोका जा सके। फिर लेटर ऑन आप देखेंगे कि आर्म्स और ट्रेडिंग जो पोस्ट थी वो फोर्टिफिकेशन किले के रूप में बनने लगी समुद्र के किनारे शहरों में। और ये कोशिश ये की जाती थी कि जो यहाँ के लोकल जो राजा हैं इंडिया में, उनको जो है अपनी तरफ मिला के, ताकि उनका जो ट्रेड है वो फ़ायदे में रहे। तो उनसे भी उनकी कई बार लड़ाइयाँ होती थी, कई बार सारे मान जाते थे, कई बार नहीं मानते थे। तो इस तरह से कई सारी डिफ़िकल्टी हुई कि ट्रेड को पॉलिटिक्स से सेपरेट किया जाए, लेकिन सेपरेट नहीं रह सकते। वो पॉलिटिक्स और ट्रेड एक दिन आपस में मिल ही गए। ज़रा देखें तो
फरमान क्या होता है बेटा? ए रॉयल एडिक्ट, ए रॉयल ऑर्डर, मतलब एक शाही फरमान, मतलब कोई राजा है, कोई सुल्तान है, उसका जो दिया हुआ ऑर्डर होता है उसको हम फरमान कहते हैं। फरमान एक्चुअली फारसी शब्द है। ये सारे वर्ड्स तो हैं ही इंपॉर्टेंट, आप हमेशा ध्यान रखें जो इस तरह के साइड से दिए होते हैं। यस, अब यहाँ से देखते हैं बंगाल में ब्रिटिश ने क्या स्टार्ट किया। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप एट द बैंक ऑफ रिवर हुगली इन 1651। 1600 में आने के बाद 50 साल के बाद या 51 ईयर्स के बाद पहली फैक्ट्री उन्होंने सेटअप की ब्रिटिश ने हुगली में। ठीक है, हुगली रिवर के बैंक यानी कि उसके किनारे पे। हुगली एक रिवर है बेटा जहाँ पे वो कोलकाता में बहती है, वेस्ट बंगाल में। ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको लिखेंगे। व्हेन एंड वेयर ब्रिटिश एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री, तो ये उसका आंसर है। ओके, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। फैक्ट्री का वेयर हाउस था जहाँ एक्सपोर्ट किया जाता था गुड्स को, और ऑफिस थे कंपनी के जहाँ से वो सारी चीज़ों का लिखा पढ़ी या इस तरह की चीज़ें किया करते थे। अपना व्यापार बढ़ाते हुए कंपनी ने क्या किया, मर्चेंट ट्रेडर्स को सेटल करना शुरू कर दिया फैक्ट्री के आसपास, ताकि उनकी लागत ज़्यादा ना आए और उन्हें प्रॉब्लम ना हो। फिर 1696 में उन्होंने एक फोर्ट बिल्ड किया। लेटर आप उसका नाम पढ़ेंगे, देखें वो क्या आता है। और कंपनी की ज़मींदारी जो राइट्स थे वहाँ तीन विलेजेस में मिल गए उन्हें। मुग़ल जो उस टाइम शासन चल रहा था, उन्होंने कंपनी को ज़मींदारी के राइट्स दे दिए 3 गाँव में। उनमें से एक था कालीकटा, जो कि बाद में बड़ा शहर बना, कैलकटा और कोलकाता। सोचिए, अंग्रेज़ों ने ही डेवलप किए हैं ये गांव। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये छोटे छोटे गांव थे। It is known today. It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to use a फरमान granting the company the right to trade free. यहाँ तक कि कंपनी ने औरंगजेब से फरमान जारी करवा लिया कि कंपनी को राइट है कि वो फ्रीली ड्यूटी यानी कोई टैक्स नहीं देना है, कोई पैसा नहीं देना है और ट्रेड कर सकते हैं। इस तरह से एंटर हुए थे अंग्रेज हमारी कंट्री में इतने साल पहले। The company tried to continuously press on more concession and manipulate existing privileges. कंपनी बार बार कोशिश करती रहती थी लगातार कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन मिले, मैनिपुलेट करे जो उस टाइम चीज़ें मिल रही हैं उन सारी चीज़ों को, और अपना फ़ायदा देखे। औरंगज़ेब के जो फरमान थे उन्होंने कई सारी चीज़ें वैसे ग्रांट कर रखी थी, छूट दे रखी थी कि वो ड्यूटी फ्री कर सकते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के, वो प्राइवेट ट्रेड भी एक बाय साइड से चला रहे थे। ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ड्यूटी पे करते थे। दिस दे रिफ्यूज़ टू पे, और वो उन्होंने मना कर दिया। अब आप सोचो, जब एक जगह वो मना करेंगे तो वहाँ पे उनका क्लैश स्टार्ट हो जाएगा। आप समझते हैं ना। और वो कौन थे? वो नवाब बंगाल थे, यानी मुर्शिद कुली खां। अब ऊपर से तो मुग़ल पूरे इंडिया पर राज कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में है नवाब। अब ब्रिटिशर्स को ना नवाब को ड्यूटी देनी पड़ती थी। अच्छा, वो फरमान ले आए मुग़ल से कि ड्यूटी फ्री करेंगे, लेकिन बंगाल में तो नवाब थे, जब वहाँ वो व्यापार करते थे वो ड्यूटी देनी पड़ती थी, यानी टैक्स देना पड़ता था। इस चीज़ की लड़ाई जो है वो वहाँ से स्टार्ट हो गई। किस किस के बीच? मुर्शिद कुली खां वहाँ, और जो कंपनी के लोग हैं उनमें। अब आप देखेंगे उसका लेटर ऑन क्या हुआ। ये एक सीनरी है उस टाइम की बनाई हुई, जिसमें दिखाया है शिप जा रहे हैं मद्रास से। ये मद्रास शहर है। इस तरह से बड़ी बड़ी कोठियाँ और फोर्ट बना रखे थे अंग्रेज़ों ने यहाँ पे, और वो यहाँ से व्यापार किया करते थे बहुत तगड़ा तगड़ा। ठीक है, ये रॉबर्ट क्लाइव है। ये बहुत ही चालाक और हिम्मत वाला आदमी था। इसने क्या किया, ये एज अ क्लर्क आया था कंपनी में, और धीरे धीरे इसकी एफिशिएंसी इतनी बढ़ती गई, इसने किसी काम को मना नहीं किया, इससे जो कहा गया इसने किया, और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला जनरल बन गया था। और इसी ने कई सारे बैटल जीते भी। तो ट्रेड से फिर लड़ाई कैसे शुरू हो गई, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, वो हम ज़रा देखेंगे अच्छे से। ज़रा देखिए, तो कहानी वही थी। आप देख सकते हैं कि मुर्शिद कुली खां जो नवाब हैं उनको टैक्स पे करना पड़ रहा है। अर्ली 18 सेंचुरी में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगे कंपनी नवाब बंगाल के बीच, और जब डेथ हुई औरंगजेब की, तो बंगाल के नवाब ने अपनी पावर को और ऑटोनॉमी को बरकरार रखा कि वो फ्री हो गए, मुगल एम्पायर के अंडर काम नहीं करेंगे, वो अपना खुद का राज्य बनाएंगे। एज अदर रीजनल पावर वर
डूइंग एट द टाइम, और उस टाइम जो हर एक रीजनल पावर यही कर रही थी कि मुगल एम्पायर से फ्री होके अपना खुद का पावरफुल स्टेट बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। ये चीज़ें उस टाइम जो है सबसे ज़्यादा हो रही थी। यस, मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाय अली वर्दी खान, देन सिराजुद्दौला एज अ नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल के नवाब की बात करें, सबसे पहले मुर्शिद कुली खां थे, फिर अली वर्दी खां थे, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल बने नवाब। ईच ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर, सभी मजबूत थे। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कंपनी को कंसेशन देना, और जो लार्ज ट्रेड राइट था उसे देना बंद कर दिया, क्योंकि अब मुग़ल तो कमज़ोर पड़ गए। लेकिन लोकल लेवल पे बंगाल में तो नवाब थे, उन्होंने ब्रिटिश से कहा कि ठीक है, हम आपको अब फ्री ट्रेड नहीं करने दे सकते, हाँ आपको पैसा देना पड़ेगा, जो कि देना भी चाहिए, ब्रिटिश तो फ्री में ही पैसा कमाना चाहते थे। डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स, और ये भी कि इस कंपनी अपने सिक्के छापेगी, इस राइट को भी मना किया। और स्टैंड जो फोर्टिफिकेशन एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी आप जो किले बना रहे हैं, मैंने आपको एक ऊपर पिक में दिखाया था, वो सब बंद करवा दिए नवाब ने। और कंपनी पे आरोप लगाए कि दे क्लेम दैट द कंपनी वाज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ द नवाब, कि नवाबों की जो ताकत है उसको नज़रअंदाज कर रही है, और जो कंपनी है वो उसके अंडर में बहुत सारे काम जो है अपने फ़ायदे के लिए कर रही है, रेवेन्यू का भी बहुत लॉस दे रही है वो गवर्नमेंट को, यानी कि नवाब्स को। इस तरह से ये कहानी शुरू होती है, और आप देखेंगे धीरे धीरे यही सब चलता गया और पूरे इंडिया पर धीरे धीरे इसी तरह से कब्जा किया। लेकिन उस कब्जे की कहानी जो है वो इसी चैप्टर से स्टार्ट होगी। आप बहुत कुछ हिस्ट्री में अच्छा जानेंगे, ऐसे ही नहीं कुछ भी व्हाट्सअप पे ज्ञान ले लिया या यहाँ कहीं से एडिट की हुई इमेज से ज्ञान ले लिया। बुक्स पढ़ने से नॉलेज आती है, आप जाने इंडिया के बारे में। ओके, इट वाज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, उन्होंने पे टैक्स करने से मना कर दिया। बहुत सारे डिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखे, एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स, और नवाब्स को और उनके लोगों को ह्यूमिलेट किया, परेशान किया, टॉर्चर किया, गलत व्यवहार किया। तो नवाब तो चिढ़ ही जाएंगे, परेशान ही होगी इस तरह से, क्योंकि हम यहीं के लोग हैं, नवाब तो यहीं के लोग थे। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर ruining the trade of the company। अब कंपनी ये कहने लगी, वही डिक्लेयर भी कर दिया कि ये जो यहाँ के ऑफिशियल्स हैं ना, यहाँ के जो लोग हैं नवाब और उनके मंत्री, ये बहुत उलूल फिजूल डिमांड दे रहे हैं, इससे हमारा धंधा जो है चौपट हो रहा है। एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इफ़ द ड्यूटीज़ वर रिमूव्ड, व्यापार तभी अच्छा हो सकता है जब इस तरह के टैक्स हटाए जाएँ। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड दैट to expand trade it had to enlarge the settlement by a village and rebuild its forts। और सेटलमेंट भी इस चीज़ पे किया जाए कि व्यापार तभी बढ़ेगा जब आप हमें गांव देंगे, गांव से मतलब इलाका देंगे, और वहाँ हम अपने किले बनाएंगे, उस तरह से ये सारी चीज़ों की जो है कोशिशें दोबारा से होने लगी। अब देखिए एक वर्ड आता है पपेट। वैसे तो पपेट का मतलब खिलौना होता है, लेकिन खिलौना से मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि कंट्रोल किया जाए किसी दूसरे के जरिए। खिलौना हमारे कहने से सारी चीज़ करता है ना, खिलौने जितना चला उतना चलता है। तो ऐसी कठपुतली जिसे कहते हैं, कठपुतली कहते हैं पपेट को। तो वो अब अंग्रेज सोचते थे कि हम घूस दे के, ब्राइब दे के ऐसे लोगों को बिठाओ जो नवाब से नाराज़ रहते हैं, उनको पैसा दो और उनकी मुखबिरी करवाओ, जासूसी करवाओ, और इनको हरा सकें हर तरीके से, और अपने लोग बैठा दें ताकि हम फ्री ट्रेड और वो सब कर सकें। इस तरह की अंग्रेजियों की नीतियाँ स्टार्ट हो चुकी थी, और आप देखेंगे कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो बढ़ते चले गए, और फेमस बैटल ऑफ प्लासी हुआ, प्लासी इसी वजह से। बैटल ऑफ प्लासी क्या है ज़रा देखें तो आप सब लोग। बैटल ऑफ प्लासी, अली वर्दी खां की डेथ हुई 1776 में। उसके बाद सिराजुद्दौला जो नवाब बने बंगाल के, कंपनी को चिंता थी कि ये बहुत पावरफुल इंसान है और एक ऐसे पपेट रूलर को बैठाना चाहती थी, गिव ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेज, जो उन्हें हर तरह के फ़ायदे दे और हमें छूट दे, क्योंकि ये तो बहुत पावरफुल है, ये तो हमारी बात सुनेगा नहीं, ठीक है। सो इट ट्राइड थ्रू विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौला राइवल्स बिकम द नवाब। तो उन्होंने ये कोशिश की कि सिराजुद्दौला का जो विरोधी है, राइवल है, उसको हम नवाब बना दें। An infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion। और सिराजुद्दौला
कंपनी से कहता है कि आप पॉलिटिकल अफेयर्स में अपना प्रभाव देना बंद कीजिए, किले बनाना बंद कीजिए और रेवेन्यू को पे कीजिए। आफ्टर नेगोशिएशंस फेल्ड, जब बातचीत, नेगोशिएशन मतलब बातचीत ख़त्म हो गई, फेल्ड हो गई, द नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर्स टू द ईस्ट इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार, कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल्स। और जब बातचीत ख़त्म हो गई तो नवाब ने कूच किया, मार्च मतलब अपने 30,000 सैनिकों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री थी कासिम बाजार में, कासिम बाजार बंगाल में एक जगह, और वहाँ पे जाके कंपनी के ऑफिसर्स को कब्जे में ले लिया और वहाँ फैक्ट्री पे कब्जा कर लिया, वेयर हाउस को लॉक कर दिया, सारे इंग्लिश मैन को डिसआर्म कर दिया, उनके हथियार छीन लिए, एंड ब्लॉकेडेड इंग्लिश शिप्स, और जो इंग्लिश शिप्स थे जहाज थे उनको रोक दिया। देन ही मार्च टू कलकत्ता टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनी फोर्ट देयर, और उसके बाद कासिम बाजार के बाद वो कलकत्ता गया नवाब सिराजुद्दौला, ताकि वहाँ पे जो फोर्ट है कंपनी का उसको वो कब्जे में ले और ये सारी हरकतों को बंद करे। यहाँ पे एक वर्ड है, डू यू नो प्लासी गॉट इट्स नेम, प्लासी का नाम कैसे पड़ा? प्लासी इज एन एंग्लिसाइज्ड प्रोनाउंसिएशन ऑफ पलासी। पलासी तो वैसे कॉमन वर्ड था लेकिन वो प्लासी हो गया क्योंकि वो इंग्लिश में वो बोलते थे अंग्रेज, और ये पलास नाम के एक ट्री से हुआ है जिसके ब्यूटीफुल रेड फ्लावर्स होते हैं और उससे गुलाल बनता है, द पाउडर यूज्ड इन फेस्टिवल ऑफ होली। तो उस पूरी जगह पे उस तरह के फ्लावर्स ज़्यादा हैं पलासी के, इसलिए उसको प्लासी बोलते हैं। ओके, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ फॉल ऑफ कलकत्ता, के कलकत्ता पे घेराव होने वाला, कंपनी के जो ऑफिसर्स थे मद्रास से अपनी सेनाएं लेके आ गए, और किसके कमांड में? रॉबर्ट क्लाइव मुखिया था, मद्रास से आ गया। रीइंफोर्स्ड बाय नेवल फ्लीट, और जो नेवी होती है उस जैसी फ्लीट थी उसके पास। प्रोलॉन्ग नेगोशिएशंस विद द नवाब फॉलोड, बहुत सारे बातचीत हुई बट वो नहीं बनी बात। फाइनली 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और उसकी आर्मी ने सिराजुद्दौला के खिलाफ प्लासी में युद्ध छेड़ दिया 1757 में। एंड वन ऑफ द मेन रीजन फॉर the defeat of the Nawab was the force led by Mir Jafar, one of the Sirajuddaulas commander, never fought the battle. और जब कंपनी ने सिराजुद्दौला को हराया तो सबसे मेन कारण क्या था सिराजुद्दौला के हारने का? कि सिराजुद्दौला के खुद के ही एक सबसे बड़े कमांडर मीर जाफर की वजह से, जिसने कभी बैटल नहीं लड़ा और वो अंग्रेजों से जाके मिल गया था, उसने लड़ाई लड़ी ही नहीं। सिराजुद्दौला ने कहा जाओ लड़ो जाके, वो वहाँ जाके गले मिल गया। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से हुआ। तो इंडिया को हमेशा से लोगों ने धोखे से पाया है, ताकत के दम पे कभी किसी ने नहीं हराया हमें। क्लाइव हैड मैनेज्ड टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रपोजिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर द क्रशिंग सिराजुद्दौला। और क्लाइव ने क्या किया आपको पता है? क्लाइव ने कहा ठीक है हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, तुम्हें नवाब बना देंगे, लेकिन पहले ना सिराजुद्दौला को क्रश करो, यानी कि उसको हराओ। तो हराने का मतलब क्या है? जाओ और युद्ध ना करो, मिल जाओ उनसे। अब सिराजुद्दौला अकेला रह गया। तो इस तरह की चीज़ें हुई। 30,000 सैनिक। यस, द बैटल ऑफ प्लासी बिकम फेमस, इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री कंपनी ऑन इंडिया। जब से कंपनी आई थी 150 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया था, ये पहला बैटल था कंपनी का और वो उसमें जीत गए, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता था। यानी कि पॉलिटिकली उनकी हिम्मत बढ़ती चली गई। अब वो सोचते थे कि अब तो हम युद्ध में हरा के यही नीति अपनाएं कि जो राजा का जो राइवलरी हो, अपोजिशन वाला लीडर हो, उसको अपने साथ मिलाओ और युद्ध जीत लो। ये एक सोर्स दिया है, ठीक है। सोर्स मतलब ये कोई कहानी नहीं है व्हाट्सअप की या फेसबुक पर डाली हुई कोई पोस्ट नहीं है, ये सोर्स है जो कि हकीकत की चीज़ है, जेन्युइन है। सोर्स पे बेस्ड ही हिस्ट्री में बात होती है, आप पढ़ सकते हैं। ये सोर्स 2 है कि नवाब की कंप्लेंट्स हैं किस तरह की, ठीक है, आप चाहे पढ़ सकते हैं। आफ्टर द डिफीट ऑफ पलासी, सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड एंड मीर जाफर मेड द नवाब। सिराजुद्दौला को असैसिनेट किया गया, उसकी हत्या कर दी गई और मीर जाफर को नवाब बनाया गया। द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और अभी भी कंपनी को लगता था ठीक है अब सब सही चलेगा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब पावर मीर जाफर के हाथ में रहने दो, ये तो कठपुतली है ही, जो हम कहेंगे वैसा ट्रेड चलने देगा। प्राइम ऑब्जेक्ट था कि वो ट्रेड को सिर्फ बढ़ावा दे। इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर हु वर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेज, देन टेरिटरी नीड टू बी टेक ओवर डायरेक्टली। तो वो यही सोचते थे कि टेरिटरी को डायरेक्टली क्यों लिया जाए जब यहीं के लोकल रूलर जो है हमारी हेल्प करेंगे ही। तो उस टाइम तो उनके दिमाग में नहीं था कि हमें ऐसा करना है, बट लेटर ऑन कहानी ऐसी नहीं रही।
धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो चीज़ बदलती चली गई। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आपको यहाँ जितनी हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाई हैं उनको आप लिखें, वर्क करें अच्छे से और ध्यान दें। कोई बात हो तो आप मुझे 1 बजे के बाद मैसेज या कॉल कर सकते हैं, और जो मैंने पैटर्न बताया उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।